नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु, भारतीय वास्तु या फेंग शुई क्या है बेहतर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फेंग शुई की तरफ जाएं या वास्तु शास्त्र की तरफ। तो मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यह जानना कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और दोनों में से कौन सा बेहतर है, दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या असमानता है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक बात करते हैं, पहले नाम लेते हैं फेंग शुई। फेंग शुई बेसिकली भारतीय वास्तुकला नहीं है, यह एक चाइना से आई हुई वास्तुकला है। चाइना के जो नियम हैं, चाइना का जो वास्तु है, उसको हम कहते हैं फेंग शुई। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थों पे जाएं तो फेंग का अर्थ होता है जल और शुई का अर्थ होता है वायु। बेसिकली इस शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो वहाँ के किसानों ने किया था, वो है वायु तथा जल का मिश्रण। वायु और जल का जब बैलेंस होता है तो वहाँ पर उन किसानों की जो फसल होती थी वो अच्छी होती थी। तो बेसिकली फेंग शुई जो वर्ड है, चाइना के किसानों ने सबसे पहले यूज़ किया था। बाद में जो वहाँ के वास्तुशास्त्री थे वो इस वर्ड का इस्तेमाल करने लगे। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन यानी कि भारतीय वास्तुशास्त्र की। बेसिकली हमारे अगर भारतवर्ष में देखें तो आदिकाल से जो भगवान विश्वकर्मा कहते हैं और जितने भी विश्वकर्मा हुए हैं, बेसिकली विश्वकर्मा एक पद है जो कि बेसिकली भवन निर्माण के वक्त जो उस समय देवी देवता जब उस या किसी उसकी बड़े राज्य की स्थापना उस आदिकाल में होती थी, तो जो वास्तु का काम देखते थे वो उनको ये पदवी दी जाती थी। तो भारतवर्ष में वास्तु आदिकाल से आ रहा है, यूज़ होता आ रहा है और उसी की वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी मंदिर हैं वो एक वास्तु के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। या आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि जो वास्तुशास्त्र के मुताबिक मंदिर बनते हैं वहाँ पर एक अलग ही भक्तों का एक कह सकता हूँ कि तांता लगा रहता है। बड़े बड़े भक्त वहाँ पे उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, यानी कि वहाँ पे एक ऊर्जा का संचार ज़्यादा रहता है बजाय उस मंदिर के जहाँ पर वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो बेसिकली अभी तक आप ये समझ गए होंगे, भारतीय वास्तुशास्त्र जो भारत में कह सकते हैं पैदा हुआ है और चाइनीज़ फेंग शुई जो कि चाइना से आई है। अगर बात करें समानताओं की तो दोनों ही पद्धतियों में बेसिकली पंच तत्वों पर जोर दिया जाता है कि जो हमारे पंच तत्व हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाए। बस अंतर इतना है, भारत में जो बात की जाती है पंच तत्वों की, तो बात की जाती है आकाश, वायु, उसके बाद अग्नि, हवा, जल, इनकी बात की जाती है और पृथ्वी। जब बात करते हैं चाइना की तो वहाँ पर वायु की जगह पर कास्ट यानी लकड़ी बोला जाता है और जो आकाश है, स्पेस है, उसकी जगह पर मेटल यानी कि धातु बोला जाता है। ये बेसिकली अंतर है। चीज़ मोरलेस वही हैं, दोनों के नियम वही हैं और उसी हिसाब से बैलेंस करने का काम करते हैं। फिर भी अगर आप बात करते हैं फेंग शुई की, तो अगर मैं बात करूं तो असमानताएं क्या हैं कि जो एक दूसरे को अपोजिट करते हैं। भारतवर्ष में आप जब भी देखते हैं कि कहा जाता है कि अगर आपके मकान का जो मुख है, जो फेसिंग है, अगर नॉर्थ है तो अच्छी है या ईस्ट में यानी कि पूर्व में है तो अच्छी है। लेकिन इसी के उलट फेंग शुई में जिन मकानों का मुंह दक्षिण की तरफ होता है उनको अच्छा माना जाता है। बेसिकली जब भी किसी साइंस का या वास्तु का जैसे कह सकते हैं कि एक वो विद्या बनती है तो वहाँ का देश काल, वहाँ का देश में क्या परिस्थिति है, किधर से हवा आती है, उन चीज़ों का, वहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, वहाँ का माहौल कैसा है, इन सब चीज़ों का किसी भी साइंस पर प्रभाव पड़ता है। चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना के उत्तर में, उत्तर से बेसिकली एक रेगिस्तान है। उस जब उधर से हवा आती है तो वो हवा के साथ साथ धूल के कण, रेत के कण भी उस हवा में आते हैं। इसीलिए चाइना में उत्तरमुखी मकानों को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं इसके उलट भारतवर्ष में बात करें तो उत्तरमुखी मकानों को या पूर्वमुखी मकानों को अच्छा माना जाता है। पूर्वमुखी मकान का तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है अच्छा मानने का कि उधर से ही सूरज निकलता है और सूरज की जो पहली किरण, स्पेशली सुबह से लेकर 7, 8, 9, 10 बजे तक की जो किरणें होती हैं
वो ऊर्जा से भरी हुई होती हैं, और वो जब किरणें आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो आपके भीतर, आपके मकान में कितनी भी नेगेटिविटी हो उसको वो बहा ले जाती हैं, उसको वो घर से दूर कर देती हैं। तो इसीलिए भारतवर्ष में पूर्वमुखी मकानों को सबसे अच्छा कहा जाता है, और चाइना में हवा के कारण दक्षिण मुखी मकानों को अच्छा कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समानता हैं, असमानता हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय वास्तुशास्त्र है वो बहुत गहराई में है। डेफिनेटली उसकी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ फेंग शुई की, बट फिर भी भारतीय जो वास्तुशास्त्र है उसके अंदर हर चीज़ को लेकर व्यवस्था मिलेगी। बहुत गहराई में जाकर के वो वास्तु की साइंस जिसे कहते हैं ना, एक एक बारीकियों पर उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके निराकरण पर ध्यान दिया जाता है। तो मेरा सजेशन डेफिनेटली जिस भी चीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है आपके लिए वो बेहतर है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से जाना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। डेफिनेटली अगली वीडियो में और हम डिटेलों में जाएंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और लोगों को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड कीजिए। मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।